पॉलिटिकल कैरियर को सेव करने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से उन्होंने लिंक कर रखा है। भाजपा जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी, दो नाव पे वो सवार हो रखे हैं। प्रत्याशी एक तरीके से मौका मिलना चाहिए गुड्डू चार को, जनता की ये मांग है। लोगों को एक तरीके से नए फेस की अपील है। हालांकि ऑपोजिशन ने अभी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी अभी तक निकाले नहीं हैं और एक्टिव नहीं है। तो हम बेसिकली बात करें कि बाबूलाल चौधरी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है जनता के बीच में, और उनका जो कार्यकाल रहा है, विकास का कार्यकाल रहा है उनका, तो वो चीज़ थोड़ी सी उनके पक्ष में नहीं आ रही, क्योंकि विकास का कार्य वहाँ पे हुआ नहीं है और लोग खुश नहीं हैं उनके कार्यकाल से। लोगों के बीच में एक आक्रोश है कि थोड़ा सा उन्हें जनता से मिलना चाहिए, क्योंकि घर का जनता घर में ही अच्छा लगता है, ये कहना है लोगों का। और एक ये टैग मिल चुका है कि वो जो है जनता से इतना मेल मिलाप नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से अकाउंटेबल होते हैं विधायक अपने जो भी उस एरिया के जितने जनता है वहाँ के लोगों से, बट वो अकाउंटेबिलिटी दिख नहीं रही है ज़मीन पर। और जो इश्यूज़ होते हैं मेजर जो सोशल चैलेंजेस रहे हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा वीक कर रहे हैं उनके प्रतिभा को। तो चौधरी बाबूलाल जो हैं वो दोनों तरफ की पार्टी से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना रखा है। उनके कम चांसेस रहे हैं कि टिकट उन्हें वापस बीजेपी दे, क्योंकि तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल कैरियर को सेव करने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से उन्होंने लिंक कर रखा है, और दोनों तरफ से वो थोड़ा सा मतलब सपा से भी वो थोड़ा सा झुकाव रख रहे हैं और भाजपा से तो वो जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली बात ये आ रही है कि उन्हें टिकट नहीं मिलता है भाजपा से, तो वो सपा एंड मोमेंट पे स्विच कर सकते हैं, और एक तरीके से शिफ्टिंग पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी चलती आ रही है पॉलिटिकल कैरियर में, टेन्योर में, वो लास्ट मोमेंट पे विधानसभा के उस टाइम पे कर सकते हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला तो भाजपा से, क्योंकि उनकी दोनों तरफ की एक तरीके से क्लोज रिलेशन है, सपा से भी और भाजपा से भी। तो वो एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए दो नाव पे वो सवार हो रखे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है बाबूलाल चौधरी का जो एक तरीके से व्यक्तिगत आइडेंटिटी है या पर्सनल आइडेंटिटी है, वो थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, गड़बड़ नज़र आ रही है जनता के बीच में, बिकॉज़ वहाँ पे ग्राउंड पे वो मैंने जो बताया एक्टिव नहीं है, और जनता के बीच में एक्टिव नहीं होना एक तरीके से उनको उस पॉलिटिकल सिनेरियो से, उस पॉलिटिकल जो विक्ट्री से वो उन्हें दूर कर रहा है, उनके जो जीत है उस चीज़ से दूर करेगा, ये चीज़ आ रही है। और बाबूलाल चौधरी के जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, वो बेसिकली बात यहाँ पे आ रही है कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे 2024 में उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से चुनाव लड़ा था भाजपा पार्टी के एक तरीके से खिलाफ में, और उसके वो मतलब एक तरीके से उनके अगेंस्ट में गए थे, उनके बेटे भाजपा पार्टी के अगेंस्ट में गए थे। तो ये आ रहा है कि उस चीज़ की वजह से उनके पर्सनल आइडेंटिटी और पर्सनल जो उनके पॉलिटिकल करियर पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। तो ये है कि उनके जो बेटे हैं बेसिकली डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, वो उन्होंने जब ये इलेक्शन लड़ा, उन्होंने फ़ैसला लिया कि मैं अगेंस्ट में लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ूंगा भाजपा से 2024 में राजकुमार चाहर के अगेंस्ट में। तो उन्हें पसंद नहीं आया, भाजपा में जो इंटरनली बात नज़र आ रही है, ये हमें लोगों ने बताया कि उस मतभेद के चलते उनके पर्सनल चीज़ों पे इम्पैक्ट कर सकती है बाबूलाल चौधरी के पर्सनल करियर पे और पॉलिटिकल कैरियर पे। तो यही आ रहा है कि राज चाहर जो थे अभी करेंट एमपी है फतेहपुर सीकरी से, तो फतेहपुर सीकरी के जो लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे उनके बेटे ने जो ये दांव पेच खेला था, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आगे चुनावी माहौल में, ये चीज़ आ रही है। और डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जो हैं वो भी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और बात ये भी है कि नज़र तो हैं एक्टिव हैं, बट लोगों के बीच में जो सिनेरियो चल रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शंस के माहौल जो था उस टाइम पे,
चुनावी माहौल और राजकुमार चाहर के अगेंस्ट में एक बीजेपी पार्टी के खिलाफ में जाकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ना, वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है उनके बेटे को भी, उनके पॉलिटिकल करियर को भी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से अच्छे खासे मतलब वोट्स मिले थे, बट वही है कि राजकुमार चाहर से उनका एक अच्छे डिफीट ऑफ मार्जिन से रहा है, गैप रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पर्सनली भाजपा जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी इंटरनली कि उनके अगेंस्ट में कोई जाए पॉलिटिकली, जो मेंबर्स होते हैं अपने हेड्स के ख़िलाफ़ में, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले इस फतेहपुर सीकरी चुनावी माहौल में। और जो बाबूलाल चौधरी हैं 3 बार विधायक बन चुके हैं और उन्हें कैबिनेट लेवल पोजीशन भी मिल चुकी है यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, जब मायावती जी की सरकार थी 2002 से 2003 तक, और मुलायम सिंह यादव 2003 से लेकर 2007 में भी उनको एक तरीके से कैबिनेट पोजीशन मिल चुका है। और सबसे बड़ा कारण उन्हें वोट यहाँ टिकट ना करे और कम चांसेस है मिलने के, क्योंकि मिलने उनके बेटे की वजह से, मैंने जो बताया, व्यक्तिगत छवि चुनावी माहौल और भाजपा में बिगड़ रखी है। जब उनके बेटे ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़े फतेहपुर सीकरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो भी एमपी राजकुमार चाहर से, तो बीजेपी स्टेट लीडरशिप में एक तरीके से ऑफिशियली एक्सपेल्ड किया गया उनके जो भाजपा के जो एक स्टेट लीडरशिप थे मेंबर्स, और वो भी पार्टी से लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि एक्सपेल्ड इसलिए किया गया क्योंकि वो बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर पार्टीज़ का, उसके खिलाफ में जाकर उन्होंने चुनावी एक तरीके से जंग बीच कर दी, किसके, अपने और राजकुमार चाहर के बीच में। उस चीज़ को उन्होंने एक तरीके से दे दिया, काइंड ऑफ थप्पा दे दिया कि हाँ, मैं आपके अगेंस्ट में जाके, राजकुमार चाहर के अगेंस्ट में जाके चुनावी माहौल और चुनाव करूँगा। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा बाबूलाल चौधरी की स्थिति बिगड़ने के चांसेस हैं और थोड़ा दिक्कत दे सकती है आने वाले चुनावी माहौल में। और एक्टिविज़म ठीक नहीं है और बाबूलाल चौधरी से बहुत लोग परेशान भी हैं, क्योंकि विकास का कार्यकाल नहीं होगा, विकास नहीं होगा क्षेत्र में, तो लोग किस तरीके से उन्हें वोट देंगे और कैसे लोग उनसे रिलेट कर पाएंगे और रेजोनेट कर पाएंगे। तो बेसिकली वहाँ पे जो मजबूत प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं फतेहपुर सीकरी से, वो है बेसिकली गुड्डू चाहर, बहुत ज़्यादा भाजपा से हैं, जो एक्टिव दिख रहे हैं बाबूलाल चौधरी के एक तरीके से पैरेलल वे में। गुड्डू चाहर बहुत ज़्यादा है, एक एक्टिव स्ट्रॉन्ग अमंग पीपल है, फेस हैं, और वो क्लोज वन है राजकुमार चाहर के। और उनकी जो वाइफ है मंजू देवी, वो ब्लॉक प्रमुख है। और मैं बता दूं, ये गुड्डू चाहर जो हैं बेसिकली वो भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और एक तरीके से उनका एक रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत रहा है भाजपा लीडरशिप के अंदर, और उन्होंने बहुत ही मेजर डेवलपमेंट वर्क किए हैं, मतलब बहुत ही विकास का कार्यकाल किया है अपने फतेहपुर सीकरी और अपने ब्लॉक वाले एरिया में। तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के लोगों के साथ एक तरीके से मिलना, उनके दुख सुख में हिस्सा लेना, उनके साथ चलना और उनकी समस्याओं को सुनना, ये बहुत बड़ा महत्व निभाता है हर चुनावी माहौल में, कि कौन कितना पॉलिटिकल लीडर कितना ज़्यादा एक तरीके से रिलेट कर पा रहा है, जनता किस प्रत्याशी से, किस लीडर से अपने आप को रेजोनेट कर पा रही है, और किस तरीके से जो चुनावी माहौल है उनके पक्ष में आते हुए दिख रहा है गुड्डू चाहर के, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ख़ासकर जो एक एक्टिविज़म है उनके फेस का, उनके जो चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे है, हाई लेवल पे। और गुड्डू चाहर जो है बेसिकली मैं बता दूं कि वो राजकुमार चाहर से भी क्लोज रिलेशन टाई रखते हैं, ये जनता ने हमें बताया। और बहुत ही यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व है, इंडल्ज है। मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस है उनका रीजनल लेवल पे फतेहपुर सीकरी में, और प्रत्याशी तरीके से मौका मिलना चाहिए गुड्डू चाहर को, जनता की ये मांग है, अपील है, क्योंकि वो यूथ वोटर्स का झुकाव उनकी तरफ सबसे ज़्यादा है और सारे लोग उनसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि गुड्डू चाहर, यशपाल चौधरी, बाबूलाल चौधरी, प्रशांत पोनिया, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, ब्रिजेश कुमार आरएलडी से बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, और भाजपा में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की डिमांड है लोगों में।
तो खासकर इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा है वो गुड्डू चाहर है, फिर उसके बाद है प्रशांत पूनिया, यशपाल चौधरी और डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जो बाबूलाल चौधरी के बेटे हैं। ये पूरा एनालिसिस रहा है। और जो बीजेपी को थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने की नीड है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का वो गढ़ एक तरीके से अभी आ रहा है, 2-3 चुनाव में पता चला है, तो बहुत ज़्यादा 2017 से तो एक तरीके से मजबूत पकड़ है खासकर इस एरिया में। बट यही है कि प्रत्याशी को लेकर थोड़ी नाराज़गी चल रही है, तो उस नाराज़गी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा बीजेपी को काम करने की नीड है और थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने की नीड है, स्ट्रैटेजाइज करने की नीड है, क्योंकि जो SIR है उससे उन्हें पता चल सकता है कि बहुत वोट्स कटे भी हैं और वो थोड़ा सा सारे पक्ष में ही है, एक तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी सारे वोट्स ऑफ कोर्स से बातें अफेक्ट होंगे। SIR के जो अभी डेटा और सेंसस आए हैं, जो पहले एक ब्लॉक से 3-3 विधानसभा लगते थे तो लोग डबल एंड ट्रिपल टाइम वोटिंग करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी हटाई गई है। तो कुछ जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो थोड़ा सा शायद क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक तरीके से थोड़ा साइडलाइन हो चुके हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं बेसिकली। और जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं ये बताएंगे कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब में थोड़ा सा सिनेरियो को वीक कर सकती हैं और थोड़ा सा ये वीक भी कर सकती है और अपने स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा दोबारा मंथन करने की भी सोच दे सकती है। तो ये बात रहेगी फतेहपुर सीकरी विधानसभा की, जो प्रत्याशी मैंने बताए हैं आपको। और सपा और कांग्रेस में जो है प्रत्याशी वहाँ एक्टिव नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे बहुत वीक है पोजीशन उनकी। और बसपा का भी यही हाल है, खाता खुलने से रहा वहाँ पे जब तक वो अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक नहीं करेंगे। यहाँ पे भाजपा का है और भाजपा में भी प्रत्याशियों की बिल्कुल एक कॉम्पिटिटर चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, किसकी लीडरशिप सबसे ज़्यादा अफेक्टिव और एक फ्रूटफुल आउटकम दे सकती है चुनाव में। तो मैंने आपको बताया मेजर जो नाम आ रहे हैं ज़मीन से हमारे पास कि फेमस चेहरा जो बन रहे हैं यूथ के लिए और सारे समुदाय में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फेस है, स्ट्रॉन्ग फेस की डिमांड है और जो बन भी रहे स्ट्रॉन्ग फेस वो है गुड्डू चाहर। और जो मैंने आपको नाम बताए थे बेसिकली वो सारे स्ट्रॉन्ग फेस बन रहे हैं वहाँ पे। और ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। और थोड़ा सा स्वर्ण कैटेगरी में दिक्कत थोड़ा बीजेपी को हो सकता है, उनके जो वोट्स हैं वो डिवाइड होके भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकते हैं ऑपोजिशन में। हालांकि ऑपोजिशन ने अभी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी अभी तक निकाले नहीं हैं और एक्टिव नहीं है, बट वो निकालते हैं इनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी और कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर। तो हाँ, इनके स्वर्ण कैटेगरी से और जो OBCs और SC के वोट्स हैं वो सब कंसोलिडेट हो जाए कुछ वोट्स मिलकर, तो माइट भी चांसेस कि SP और कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। बट यहाँ पे ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सा प्रभाव भाजपा का ही है और भाजपा का ही रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट सबसे ज़्यादा भाजपा के एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं, एनालिसिस से पता चल रहा है कि थोड़ा सा एक्टिव भाजपा को लेकर लोग हैं, बट प्रत्याशी को चेंज करने की डिमांड है, एक नए फेस की डिमांड को लोग रख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच में है। और जनता भी ये चाह रही है कि एक यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स खेली जाए और रखी जाए, क्योंकि यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स जब तक नहीं आएगी लोगों के बीच में तब तक लोग बात नहीं कर पाएंगे, रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूथ आएगा, यूथ पॉलिटिक्स होगी, यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स आएगी क्षेत्र में, तभी विकास का कार्यकाल होगा और लोग उससे जुड़ पाएंगे और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाएंगे आम जनता के बीच में। तो यूथ सेंट्रिक की डिमांड है जनता के बीच में और थोड़ा सा लोगों को एक तरीके से नए फेस की अपील है। और थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि जो फेस है वो थोड़ा सा एक आए, क्योंकि बार बार रेगुलर बेसिस पे जो काइंड ऑफ बहुत बुजुर्ग काइंड ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप चली आ रही है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करे पार्टी और टिपिकल पॉलिटिक्स से एक यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे एंटर करे और कुछ रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस करे अपने मैनेजमेंट लेवल पे और अपने वोटिंग क्राइटेरिया पे, क्योंकि लोग उससे कनेक्ट फील नहीं करेंगे जब तक वो अपने चीज़ों को चेंज ना करें, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से।
तो यही आ रहा है, मैंने बताया फतेहपुर सीकरी विधानसभा का कि कैसे किस तरीके से सवर्ण कैटेगरी में भी लोग हैं, अफेक्टेड हैं यूजीसी को लेकर, और जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, और ख़ासकर जो राम मंदिर में चोरी का जो अभी विवाद चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा उस चीज़ की नाराज़गी है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। तो पार्टी को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की थोड़ी नीड है, ज़रूरत है। ये है फतेहपुर सीकरी विधानसभा का प्रॉपर एनालिसिस।